हेलो डियर, तो स्वागत करता हूँ आप सभी को। एक बार फिर से हम आ चुके हैं। जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत अच्छा 2 प्रश्न लेकर आया हूं और दोनों प्रश्न कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से रिवीजन करा दूं, क्योंकि यह दोनों प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो कि आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न क्या है देख लीजिए। देखिए, यह प्रश्न अभी अभी मैंने आप लोगों को कराया भी 15 नंबर में पंजाब में पूछा भी गया था, MSN 2 में पूछा भी गया था। यह आपके हर्ट से रिलेटेड समस्या है। देखिए, हर्ट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो हो गया आपका ये CHF, इसी को CCF कहते हैं, ठीक है। इसी को जो है आपके अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया एक हार्ट फेलुअर, या इसी को हृदय घात, या इसी को जो है कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर कहिए, या इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर कहिए। मतलब फेलुअर जो समस्या है वह वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ये हो गया। एक होता है MI, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, समझ गए। एक होता है आपका एंजाइना, होता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये 3 ऐसे रोग हैं हार्ट का, एंजाइना, MI और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर। यह तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई ना कोई पूछ देगा, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने में है CCF, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। इसके कारण देखिए, फैक्टर ऑफ रिस्क पूछा था ना कि क्या चीज़ है, कारण बताइए इसके। तो रिस्क ऑफ फैक्टर जो है आपके सामने में है, ठीक है। CCF के रोगी का चिकित्सक और नर्सिंग देखभाल समझाइए, समझ गए। तो कंप्लीट यह क्वेश्चन बताएंगे ताकि एग्जाम में पूछे तो आप लोग छोड़ कर नहीं आए। बड़ा क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो ये समझिए, यह CCF CHF ये होता क्या है। देखिए, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर या इसी को कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर भी कहते हैं। तो समझिए, देखिए, जैसे हमारा हार्ट का क्या काम है। हमारा हार्ट का काम है कि हार्ट हमारा जो है बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। पंप करता है तो हमारे बॉडी के हर एक हिस्से में ब्लड जाता है। अगर समझिए हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो क्या होगा, हमारे ऊतक कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन भी मिलता है। फेफड़ा से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ठीक है। और ब्लड जो है पंप होता है हृदय से, और वह ब्लड में ऑक्सीजन होता है जो बॉडी को जीवित रखने के लिए कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम जाए या ऑक्सीजन बॉडी में कमने लगे तो आप जो है दम घुटने लगता है, शरीर नीला पड़ने लगता है। तो उसी प्रकार से अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर होता है, मतलब हार्ट जो है अपने काम करने में असमर्थ होने लगता है, विफल होने लगता है, तो वह हार्ट फेलुअर का कंडीशन होता है। और उस कंडीशन में व्यक्ति का हार्ट जो है काम करने में असमर्थ होने लगता है। और जब हार्ट असमर्थ होने लगेगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई आगे यानी बॉडी के अन्य हिस्सों में ब्लड सप्लाई कम होने लगेगा या रुक जाएगा। तो यही स्थिति हार्ट फेलुअर कहलाता है, समझ गए। हार्ट फेल कर जाना, यानी हार्ट फेल कर जाएगा तो आपके बॉडी के अन्य हिस्सों में ब्लड पंप नहीं होगा, जिससे अन्य हिस्सों में न ब्लड जाएगा, जब ब्लड नहीं जाएगा अन्य हिस्सों में तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके जो बॉडी का टिश्यू है वह डैमेज होने लगेगा, समाप्त क्षतिग्रस्त होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति का भी डेथ हो जाता है, समझ गए। तो यह कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर है, समझ लीजिए। हार्ट फेलुअर एक समस्या है, एक विकार है, जिसमें हृदय शरीर की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। जिसमें हार्ट है वह बॉडी के जो डिमांड होता है उसको पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण जो रक्त प्रवाह है वह कम जाता है बॉडी में, सिराओं में और फेफड़ों में रक्त का जमाव या अन्य परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब जो ब्लड हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो जो ब्लड जहाँ है फेफड़ा में, ठीक है, भेन में, इन सबों में ब्लड का कंजेशन होने लगता है, यानी जमाव होने लगता है या अन्य परिवर्तन होने लगते हैं जो हृदय को और भी कमज़ोर और सख्त बना देते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, यही हमारा जो है हार्ट फेलुअर होता है। हार्ट फेलुअर बेसिकली हार्ट के विफलता को बताता है कि हार्ट हमारा काम करना बंद कर रहा है या समाप्त कर रहा है या काम करने में असमर्थता है, कमज़ोर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया हार्ट फेलुअर, इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर भी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, यह एक असामान्य स्थिति है। यह क्या है, यह एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त आपूर्ति, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। इसे अन्य कई नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग फिर से समझ गए कि यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, और इसे अन्य कई नामों से भी हम लोग जानते हैं। यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर को और भी नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है, देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिए हैं। अब इसके अन्य नाम में, तो अन्य नाम में होता है कार्डियक इंसुफिशियंस। कार्डियक इंसुफिशियंस कहने का मतलब है कि जो हृदय है वह
असमर्थता, इनसुफिशियंस मतलब अपर्याप्त, समझ गए। हार्ट फेलुअर, हृदय विफलता, वेंट्रिकुलर फेलुअर। अब इसमें बेसिकली जो हार्ट में जो प्रॉब्लम होता है वह वेंट्रिकल का ही प्रॉब्लम होता है, समझ गए। एक होता है नीलय और एक होता है आपका आलिंद। तो ये आलिंद और नीलय में जो नीलय जो वेंट्रिकल होता है इसी का फेलुअर होता है, ठीक है। और कंजेस्टिव कार्डियक CCF भी इसका अन्य नाम है। तो इनमें से चारों में से कोई नाम से आपके एग्जाम में पूछ दे तो घबराना नहीं है, ओके। चलिए अब यहाँ पे फिगर देख लीजिए। फिगर समझना जरूरी है। आपको पता है हार्ट में 4 चैम्बर होता है, ठीक है। अब 4 चैम्बर होता है तो आपको समझना चाहिए। ऊपर में एक चैम्बर होता है आर्टरियम, एक इधर चैम्बर होता है, ये भी आर्टरियम ही होता है, लेकिन ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। यह वेंट्रिकल है, यह भी वेंट्रिकल है, समझ गए। तो यह राइट वेंट्रिकल, यह लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए। अब इस दोनों फिगर में आप लोग कुछ अंतर देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे अंतर क्या देख रहे हैं आप लोग, अंतर यहाँ पे देख लीजिए। ए वाला जो स्पेस है इसमें जो है इनराज हो गया, बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ वाला देख लीजिए, ए वाला जो देख लीजिए, ये वाला गैप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इसमें इन दोनों में डिफरेंस, आपको इन दोनों फिगर में डिफरेंस दिख रहा होगा। यह नॉर्मल हार्ट का साइन है और यह जो है हार्ट फेलुअर का साइन है, ठीक है। तो आप लोग को दोनों में दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से फिगर आप लोग दिख रहे हैं। इसमें जो हार्ट है वह इनराज हो जाता है, बढ़ जाता है समस्या के कारण, ठीक है। जबकि हृदय इसमें नॉर्मल समान अवस्था में रहता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देख सकते हैं इसमें दीवार पतला हो गया है, इसमें दीवार मोटा हो जाता है, समझ गए। अब आपको पता है कि ये जो राइट वेंट्रिकल है ब्लड को निकालता है कहाँ, शुद्ध ऑक्सीजन लाने के लिए जाता है, फेफड़ा के तरफ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, समझ गए। यह रहता है आपके अशुद्ध रक्त जो शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन लाने के लिए जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ा के तरफ, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर और आता है इधर, ठीक है, इस वाले आर्टरिया में आता है, जमा होता है ऑक्सीजन वाला पल्मोनरी वेन से, इसमें आता है ब्लड। अब शुद्ध ब्लड, अब ये शुद्ध ब्लड भेजता है इस वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये वेंट्रिकल बॉडी में पंप करता है। तो अगर यह वाला लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा तो क्या होगा, बॉडी में ब्लड को पंप करना असमर्थ हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला अगर फेल होगा तो यह शुद्ध करने के लिए ही ब्लड को आगे की तरफ नहीं भेज पाएगा। तो दोनों में कंडीशन है, यह ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए भेजता है। तो जब ये वेंट्रिकल, राइट वाला वेंट्रिकल फेल होगा तो यहाँ पे ये समस्या होगा कि यह ऑक्सीजन के लिए ब्लड को आगे नहीं भेजेगा। और जब ए वाला लेफ्ट वेंट्रिकल जब फेल होगा तो यह क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन, बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना असमर्थ हो जाएगा। तो दोनों वेंट्रिकल का ही फेलुअर होता है, इसीलिए इसे जो है वेंट्रिकल फेलुअर भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए, आगे चलिए। अब यहाँ पे हार्ट का प्रकार है, तो हार्ट के प्रकार में आपके सामने है हृदय घात, यानी हार्ट फेलुअर के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अभी 2 प्रकार बता ही दिए। एक राइट वेंट्रिकुलर मतलब इस साइड वाला, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर मतलब इस साइड वाला, ठीक है। तो इस साइड वाला ब्लड को कहाँ भेजता है, फेफड़ा की तरफ ऑक्सीजन लाने के लिए, और ऑक्सीजन ला के फिर इस आर्टरियम में लाता है ब्लड, और यहाँ से फिर इसमें आता है, समझ गए, ब्लड। और ये वाला पंप करता है बॉडी के लिए। तो ये फेल होगा तो बॉडी के और नहीं कर पाएगा सप्लाई, और ए वाला फेल होगा तो यह जो है ऑक्सीजन के लिए जो है ब्लड को आगे की तरफ नहीं भेज पाएगा। तो दोनों कंडीशन में दिक्कत है, यह भी नहीं भेजेगा तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और यह भी नहीं भेजेगा तो बॉडी में ब्लड ही नहीं जाएगा, समझ गए। तो यही कंडीशन है, ओके। अब दोनों यहाँ पे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर समझ गए। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे है राइट वेंट्रिकुलर मतलब दायां नीलय विफलता, समझ गए। राइट मतलब दायां, वेंट्रिकुलर मतलब नीलय, और फेलुअर मतलब विफलता, यानी राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर, ओके। यह एक हृदय रोग है। राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर जो है आपका, यह एक हृदय का रोग है, जिसमें चूंकि यह तो उसी का पार्ट है ना, तो हृदय का रोग ही होगा, जिसमें राइट वेंट्रिकुलर द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो जैसे ये हार्ट है, ये 4 चेम्बर है, तो ये वाला चेम्बर सबसे पहले बॉडी से जो अशुद्ध ब्लड होता है कहाँ आता है, आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम में। ये वाला यहाँ पे कपाट लगा होता है, वाल्व लगा होता है, जो ब्लड को भेजता है इस वाले में, ठीक है, इस वाले में, वेंट्रिकल वाले में भेजता है, ठीक है। बॉडी से ब्लड आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसमें आया, ए वाला भेज दिया इस वाले में चे, तो ये है राइट वेंट्रिकुलर। अब ये राइट वेंट्रिकुलर क्या करता है, इस अशुद्ध ब्लड को ऑक्सीजन के लिए भेजता है फेफड़ा की तरफ, क्योंकि हमारा श्वसन की क्रिया फेफड़ा से ही होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन रहता है स्टोर। तो वहाँ से एक पल्मोनरी आर्टरी जाता है, इससे जो भेजता है शुद्ध अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा की तरफ। फेफड़ा में जो ऑक्सीजन होता है इस वाले में ब्लड में भरकर और इस प्रकार से आता है, इधर आता है, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ से यहाँ भेजता है, ये लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर होता है, और यह बॉडी को सप्लाई के लिए और रोटा में पंप करता है, ठीक है।
तो जब ए वाला फेल है तो यह पल्मोनरी आर्टरी जो इधर है इसमें पंप नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो यही है आपका, समझ गए। चलिए अब कारण क्या हो सकता है इसके नहीं करने का, तो देख लीजिए। फेफड़ों में पानी भरा होना, प्लूरल इफ्यूजन। अगर आपके फेफड़ा में पानी भरा होगा तो फेफड़ा में जो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या होता है कि फेफड़ा का धमनी, यानी फेफड़ा वाला धमनी। तो जब फेफड़ा में पानी होगा तो ये कंडीशन होगा। पल्मोनरी आर्टरी अगर सिकुड़ा होगा तो यह कंडीशन हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा, मतलब फेफड़ा में किसी प्रकार के जमाव होगा, ठीक है। वेंट्रिकुलर एर्थेमिया हो सकता है। मिट्रल वाल्व में विकृति, अब ऊपर वाला और नीचे वाला में जो वाल्व है इसमें कोई विकृति हो सकता है, समझ गए। रियूमेटिक हार्ट डिजीज, RHD जिसको हम लोग कहते हैं, रियूमेटिक हार्ट डिजीज। कोई किडनी का रोग, पेट में पानी भरा होना, समझ गए। और आगे है, ये सब कारण है, देख लीजिए ये कारण है। ये कारण याद रखिए, आपके पल्मोनरी से जुड़ा हुआ ही ज़्यादातर कारण है। जैसे फेफड़ा में पानी भरना, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़न होना, स्टेनोसिस होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना। सिकुड़न के मतलब क्या होता है कि जैसे इतना जगह है, बाद में सिकुड़ कर इतना पड़ गया, इतना हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके स्पेस में तो कम गया, तो यही सिकुड़ गया, मतलब जो ब्लड ज़्यादा जाता है वो कम जाएगा, तो यही सिकुड़न होता है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि थक्का बन जाना, यानी पल्मोनरी में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ का जमाव हो जाना, थक्का बन जाना। वेंट्रिकुलर एर्थेमिया, मतलब जो वेंट्रिकुलर है उसमें सूजन टाइप से आ जाना, समझ गए। मिट्रल वाल्व में कोई समस्या आ जाना, समझ गए। क्योंकि यही वाल्व का पार्ट जो है आपका खुलता है तो ब्लड जाता है, बंद होता है तो ब्लड नहीं जाता है, तो इस वाल्व में विकृति भी समस्या करेगा। रूमेटिक हार्ट डिजीज, समझ गए। कोई किडनी का रोग और पेट में पानी भरा होना, ये सब कारण होता है क्या चीज़ का, राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर का, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। लक्षण क्या है, लक्षण है राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए, राइट और लेफ्ट दोनों प्रकार है, दोनों का कारण अपना है और दोनों का लक्षण भी अपना होगा, ठीक है। क्योंकि एक ब्लड को, शुद्ध ब्लड को बॉडी में पंप कर रहा है, और एक है जो अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन लाने के लिए फेफड़ा की तरफ भेज रहा है। तो दोनों में अपना अपना कारण और अपना अपना लक्षण होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं अशुद्ध ब्लड को फेफड़ा की तरफ भेजना है, लेकिन वहाँ पे हमारा हृदय असमर्थ है आगे भेजने के लिए, ऑक्सीजन लाने के लिए, तो ये समस्या होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सांस लेने में परेशानी। अब सांस लेने में कैसे परेशानी होगा, क्योंकि फेफड़ा से रिलेटेड है, तो फेफड़ा में पानी भरा होगा, फेफड़ा में कोई एम्बोलिज्म होगा, अर्थेमिया होगा, तो ये सब आपके श्वसन में भी समस्या करेगा। पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, अब जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड पंप सही से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे आवाज़ आएगा, ठीक है, एक क्रेकल की आवाज़ आएगा। अब ऐसे कंडीशन में आपके पैरों में सूजन होते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपके पैरों में सूजन होते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको पैरों में भी नीचे सूजन हो जाता है। तो जो हार्ट के पेशेंट होता है देखिएगा उसको पैर में सूजन भी होता है, इसीलिए ECG करके चेक किया जाता है। शरीर में तरल अतिरिक्त बढ़ जाता है, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं कि राइट वेंट्रिकुलर में पेट में पानी का कारण बनता है, प्लूरल इफ्यूजन कारण बनता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, ये तरल बढ़ने से तो शरीर में तरल का अत्यधिक मात्रा भी लक्षण होगा। तरल का अत्यधिक मात्रा होगा तो सूजन भी बनता है, तो पैरों में सूजन भी होगा। इसमें कार्डियोमेगली होता है, यानी हृदय का आकार जो है बढ़ा हुआ दिखता है, समझ गए। मूत्र त्यागना कम हो जाता है व्यक्ति का, भूख नहीं लग पाता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी आता है क्योंकि सांस श्वसन सही से नहीं कर पाता है। शरीर में ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नाड़ी दर तेज होने लगता है, टेकिकार्डिया जिसे कहते हैं। छोटी छोटी तेज सांसें चलने लगता है व्यक्ति का। तो देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादातर नाड़ी और श्वसन से रिलेटेड और सूजन तरल से रिलेटेड समस्या है राइट वेंट्रिकुलर में। एक बार और देख लीजिए, लक्षण क्या होगा, सांस लेने में परेशानी, पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, पैरों में सूजन होना, तरल का अत्यधिक बढ़ना बॉडी में, हृदय का आकार बढ़ना, मूत्र त्याग कम करना, भूख न लगना, बेचैनी होना, अत्यधिक बेचैनी, ऑक्सीजन कमी होना, नाड़ी दर तेज होना, छोटी छोटी तेज सांसें चलना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अत्यधिक बेचैनी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, नाड़ी दर तेज होना, छोटी छोटी सांसें चलना, ये चारों लक्षण आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर में भी होगा, वहाँ भी सेम कंडीशन होगा, ठीक है। वहाँ भी बेचैनी होगा, ऑक्सीजन बॉडी को अन्य जगहों पर नहीं मिलेगा, ब्लड पंप नहीं होगा, तो वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होगा। वहाँ भी जब ये समस्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी नाड़ी दर तेज हो जाएगा व्यक्ति का, और वहाँ भी तेज और उथला पुथला सांसें चलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ भी होगा, ठीक है। अब आ गया हमारा बाया लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर, यानी इस ऐसे है तो इस साइड वाला तो बता दिए, राइट वेंट्रिकुलर वाला। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्लड में
एक है जो ऑक्सीजन के लिए भेजता है और एक है जो बॉडी के तरफ भेजता है। तो दोनों महत्वपूर्ण है, इसीलिए दोनों के बारे में देख लीजिए। यह एक असमान स्थिति है, बाया निलय विफलता, यह भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, असमान है, जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल यानी जैसे 4 है, समझ गए, तो ए हो गया राइट वाला वेंट्रिकल, ए हो गया लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो ये जो बायां वेंट्रिकुलर है यही आपके बॉडी के तरफ ऑक्सीजन युक्त ब्लड को भेजता है, सप्लाई करता है, पंप करता है। और में पहले पंप करता है और महाधमनी में, यह महाधमनी अन्य धमनियों, अन्य जो है कैपिलरीज में जो है ब्लड को सप्लाई कर देता है। तो सबसे पहले यह औरोटा में करता है। तो वही चीज़ें कहता है कि यह एक असमान स्थिति है जिसमें हृदय में जो बायां वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, यह औरोटा में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्ण रूप से असफल रहता है। जब हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर है यह औरोटा में पहले ब्लड को पंप करता है, तो पहले औरोटा में ही यह रक्त को आंशिक या पूर्ण रूप से पंप करने में असमर्थ होता है, ठीक है। इससे शरीर में जो परिसंचरण है, जो सर्कुलेशन है, वह कम जाता है। अब हार्ट हमारा ब्लड सप्लाई बॉडी में करेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक है हमारा बॉडी में सर्कुलेशन कम जाएगा, ठीक है, परिसंचरण कम जाएगा। तो यही लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है फेलुअर, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश है। अब इसका क्या कारण होता है, उसका भी कारण था तो इसका भी कारण है। इसका कारण होता है कोरोनरी आर्टरी का डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहने का मतलब है कि जो आपका औरोटा है या फिर जो कोरोनरी आर्टरी है यह ब्लड सप्लाई करता है बॉडी के अन्य हिस्सों में, तो इसमें समस्या होगा। तो यह जो ब्लड है, यह हृदय जो है ब्लड पंप तो करेगा, बट यह कोरोनरी आर्टरी गड़बड़ खराब होने के कारण कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आगे नहीं जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि ब्लड उसी चेम्बर में रहेगा, ठीक है। हृदय की पेशिया में विकार होना, कार्डियोमायोपैथी। अब जो वेंट्रिकुलर है उसका मसल्स है, चूँकि हार्ट हमारा मसल्स का बना हुआ खोखला अंग है, तो उसमें हृदय के जो पेशिया है, मसल्स है, उसमें समस्या से हो सकता है। हमेशा बीपी बढ़े रहना भी इसका कारण बन सकता है। रक्त वाहिनियों को भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव, जिसे एथेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब जो हमारा आप लोग को बता चुके हैं पहले, अगर यह रक्त वाहिनी है तो इसमें छोटे छोटे लवण और वसा जमकर इसके रास्ता को अवरुद्ध करता है, कम करता है, जिससे ब्लड आगे की तरफ जो है कम जाता है, ठीक है। तो वही कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस भी कारण हो सकता है। धमनियों का दीवार कठोर होना यानी आर्टरियोस्क्लेरोसिस, जो धमनी है जो ब्लड को अन्य अंगों तक भेजेगा शुद्ध ऑक्सीजन, वह आर्टरियोस्क्लेरोसिस कठोर होने से उसका आयतन कम जाएगा, जो ब्लड को हल्का हल्का आगे की तरफ जाने देगा, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन, हार्ट अटैक जो होता है यह भी कारण इसका बनेगा। एनीमिया, रक्त की कमी होना, जिससे ब्लड पर्याप्त मात्रा में जो है हार्ट आगे पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड कम है तो एनीमिया भी कारण है। आघात, स्ट्रोक, मतलब आघात लगना भी पेशेंट को जो है कारण बन सकता है वेंट्रिकुलर फेल होने का। कौन सा? लेफ्ट वाला, समझ गए। तो कारण में आप लोग को मैंने बता दिया क्या क्या कारण है। कोरोनरी आर्टरी का रोग होना, हृदय के मसल्स का खराबी होना, रक्तचाप बढ़े रहना, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, धमनियों का कठोर होना मीन्स आर्टरियोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फारक्शन मतलब हार्ट अटैक, एनीमिया, आघात, स्ट्रोक लगना। तो यह सब कारण है, मैंने आपको बता दिया। रही बात इसका भी अपना लक्षण है, तो चूंकि आपको पता है कि यह लेफ्ट वेंट्रिकल शुद्ध ब्लड को बॉडी के अन्य हिस्सों तक भेजता है, तो जब नहीं भेजेगा या फिर असमर्थ हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, चलिए आपको हम दिखाते हैं इसी लक्षण को, ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले जब नहीं भेजेगा तो आपके हाइपरटेंशन होगा, ब्लड जो है चाप बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। स्पंदन, पाल्पिटेशन, जिसे हम लोग धड़कन बढ़ा हुआ भी कहते हैं। सांस लेने में परेशानी होगा, वहाँ भी था यहाँ भी है ना, धड़कन बढ़ाना यहाँ भी है वहाँ भी था, हाइपरटेंशन वहाँ भी था यहाँ भी है। शरीर में लिनीमा आना यानी साइनोसिस, ये कब होता है? एनीमिया के कारण। तो ये चीज़ें शरीर में नीला पड़ने लगेगा। हल्का हल्का सिर दर्द भी होने लगेगा, सीने में दर्द, चेस्ट पेन भी होने लगेगा और अत्यधिक पसीना आने लगेगा, डाइफोरोसिस आने लगेगा। नाड़ी दर्द तेज होना यानी टेकीकार्डिया और नॉक्ट्यूरिया मतलब रात्रि के समय अत्यधिक मूत्र आना, समझ गए। तो ये अब देखिए यहाँ पे रात्रि के समय मूत्र अत्यधिक आएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर वाला में मूत्र कम आएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, समझ गए। तो आप इसके लक्षण को समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आता है निदान। अब चूंकि हार्ट फेलुअर को हम लोग समझ गए दोनों तरीका से,
तो अब हम लोग इसके निदान को ढूंढते हैं, डायग्नोसिस का। तो डायग्नोसिस में कुछ इसके लिए डायग्नोसिस है। सबसे पहले कोई भी बीमारी होता है उसका हिस्ट्री लिया जाता है, हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। इतिवृत्ति लेना, लक्षणों की जांच किया जाता है, देखा जाता है कि पेशेंट में क्या क्या समस्या है, पैरों में सूजन है या सांस तेज चलता है या धड़कन बढ़ रहा है या पसीना आता है या रात के समय पेशाब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लक्षण देखते हैं और लक्षण अगर लगता है इस टाइप का इन सब में से, तो फिर जो है उसको जांच करते हैं आगे। ब्लड की जांच किया जाता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी, इको टेस्ट किया जाता है, समझ गए। कोरोनरी एंजियोग्राफी, समझ गए। तो ये सब कुछ चेक है जो करके पता किया जाता है कि आखिर रियल में समस्या क्या है, समझ गए चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हो गया आपका। आगे देखिए, आगे और बताते हैं आपको। अब ये हो गया आपका निदान। अब निदान हो गया, जब निदान करके हम पता कर लेंगे कि हाँ आखिर दिक्कत क्या है, कन्फर्म हो जाएंगे, तो अब आता है अगर कन्फर्म हो जाए कि हाँ हार्ट फेलुअर का पेशेंट है, तो फिर उसमें उपचार क्या क्या किया जाता है। तो उपचार में रोगी को एडीमा यानी सूजन होता है पैरों में, तो उसके लिए एडीमा को नियंत्रित करने के लिए डायूरेटिक देते हैं, जैसे फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, मेनिनटोल। ये सब डायूरेटिक दवा है जो बॉडी से अत्यधिक अनावश्यक तरल को निकालता है, जिससे सूजन कमता है, ठीक है। तो ये फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, मेनिनटोल एडीमा नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है हार्ट वाले पेशेंट को, ओके। रोगी को नम ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन होता है प्रदान किया जाता है, क्योंकि दोनों के लक्षण में देखे हैं कि ऑक्सीजन सांस लेने में समस्या होता है। रोगी को औषधि में डिजॉक्सिन दी जाती है, जो हार्ट फेलुअर के मरीजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दवाई है, जिससे हृदय मांसपेशिया के कंट्रैक्शन, संकुचन क्षमता बढ़ता है एवं हार्ट फेलुअर समाप्त होता है, समझ गए। क्योंकि जब तक आपके हार्ट के मसल्स में कंट्रैक्शन नहीं होगा, वह ब्लड को आगे पंप नहीं करेगा, और पंप नहीं करेगा तो समस्या होगा। इसलिए डिजॉक्सिन क्या करता है कि हृदय के मांसपेशी को कंट्रैक्शन क्षमता यानी संकुचन क्षमता बढ़ा जाता है, जिससे मसल्स एक्टिव हो जाता है और वह पंप करने लगता है, तो यह जिससे हार्ट फेलुअर समाप्त होता है। रोगी को वैसोडिलेटर यानी रक्त वाहिका को फैलाने वाला दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे नाइट्रेट्स, हाइड्रालेजाइड, एसी इनहिबिटर, यह सब वैसोडिलेटर दवाइयाँ होती है, ठीक है। आगे है पांचवा है कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइलिन एवं थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है। अगर पेशेंट में दम घुट रहा हो, सांस लेने में समस्या हो रहा हो, तो उसके लिए एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन एक अस्थमा वाला दवाई है जो देनी चाहिए, ठीक है। एंड छठा है रोगी को आहार में लो सोडियम डाइट। अब चूंकि हाई सोडियम डाइट लेगा तो रक्तचाप बढ़ा देगा, और रक्तचाप तो इसमें ऑलरेडी बढ़ा रहता है, जो एक कारण बनता है हार्ट फेलुअर का। तो इसमें लो सोडियम डाइट लेने का सलाह देते हैं, और लेस फ्लूइड इनटेक। अब जो हार्ट का पेशेंट होता है, जिसको हार्ट का समस्या रहता है हार्ट फेलुअर का, उसको पानी तरल की मात्रा कम लेने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब समस्या होता है। उसके बाद लक्षण के भी जांच किए जाते हैं, बहुत सारे जांच लक्षण के किए जाते हैं। जैसे लक्षणों की इलाज किया जाता है। लक्षणों के इलाज में जैसे अगर मान के चक्कर आ रहा है तो उसका दवाई देगा, हेडेक हो रहा है तो उसका दवाई दिया जाता है। तो लक्षण की यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया है, लक्षण का आप खुद से लिखिएगा, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सर्जरी है, देखिए अगर मान गए दवाई वगैरह से पेशेंट को राहत नहीं आ रहा है, समस्या बढ़ते जा रहा है, तो फिर लास्ट में सर्जरी करवाना पड़ता है। और सर्जरी ट्रीटमेंट में, सर्जरी के प्रबंध में पहला आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, एमआई में भी पढ़ा, एनजीओ में भी बता चुके हैं, एंजाइना में भी बता चुके हैं कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्ट, CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्ट बाईपास सर्जरी जिसे कहते हैं, ये सर्जरी हो सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट यानी अगर संभव है तो हार्ट का आरोपण भी किया जाता है। वाल्व, जो वाल्व होता है उसको रिप्लेसमेंट या रिपेयर भी किया जाता है। इम्प्लांटेड डिवाइस जैसे आपका हो गया जो पेस मेकर वगैरह लगाया जाता है, तो यही सब इम्प्लांटेड डिवाइस होता है जो लगाया जाता है, ठीक है। तो ये CABG, हार्ट ट्रांसप्लांट, वाल्व रिपेयर या रिप्लेसमेंट और इम्प्लांटेड डिवाइस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब एक बात यहीं पे मैं बता देता हूँ, अगर किसी को हार्ट फेलुअर का समस्या आता है, तो यह हार्ट फेलुअर एक ऐसा कंडीशन है जो ठीक नहीं होता है, समझ गए। आप सोचिएगा किसी को हार्ट फेलुअर है, कोई डॉक्टर सोचेगा कि हार्ट फेलुअर है इसे हम ठीक कर देंगे, तो ठीक होना संभव नहीं है, समझ गए। इसके लिए दवाई आता है, समझ गए। इसके लिए जो दवाई है, जो उपचार है, वो चलता रहता है, जब तक जिंदा है व्यक्ति तब तक दवाई पर चलते रहता है, समझ गए।
कब चला जाए कोई ठीक नहीं है। लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज करके दवाइयाँ रेगुलर लेकर जीवन जो जीने की प्रत्याशा है 2-4 साल 5 साल बढ़ा सकते हैं। किसी किसी कंडीशन में 10 साल तक पेशेंट खींच लेता है, समझ गए। लेकिन अगर हार्ट फेलियर हो जाता है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि कब तक है कब नहीं है, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम नर्सिंग प्रबंध बता देते हैं, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट। अब जो लोग ये कहते हैं कि हम नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखेंगे, प्लीज़ हमको बताइए। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि नर्सिंग मैनेजमेंट रियल में कैसे लिखा जाएगा, समझ गए। ऐसे तो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन चल रहा है तो एक बार फिर से बताता हूँ कि नर्सिंग मैनेजमेंट रियल में आप लोग कैसे लिखेंगे तो एक बेहतर स्टूडेंट के तौर पर आपके कॉपी को देखा जाएगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, चाहे कोई भी प्रॉब्लम में नर्सिंग मैनेजमेंट पूछे, बस आपके उसके डिमांड को, पेशेंट के उस बीमारी के डिमांड को कि क्या उसको ज़रूरी होगा, उसके लक्षण के हिसाब से आप 5 6 7 पॉइंटें अपने माइंड में क्रिएट कर लीजिएगा और उसको प्रबंध कर दीजिएगा, वही नर्सिंग प्रबंध हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने देखा हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो चेस्ट में दर्द होगा, था ना लक्षण में। तो तीव्र अगर दर्द होगा, चेस्ट में दर्द होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पहला नर्सिंग प्रबंध यही है कि तीव्र दर्द का होना। तो तीव्र दर्द का होना में क्या प्रबंध करेंगे, पहला पॉइंट ये है, यदि दर्द अधिक हो तो डॉक्टर के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक आता है, ऑपियोइड एनाल्जेसिक वो देंगे। रोगी को शांत व आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोगी को शांत वातावरण उपलब्ध कराएं ताकि दर्द में आराम मिले। तो ये तीव्र दर्द में हम प्रबंध करेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं दर्द के लिए, कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी। आप लोग लक्षण में देखे हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी होता है जिसके कारण दम घुटता है, सांस में दिक्कत आता है। तो ऑक्सीजन में कमी होने पर आप क्या प्रबंध करेंगे एज ए नर्स। तो दूसरा पॉइंट यही बन गया कि ऑक्सीजन में कमी होना। तो ऑक्सीजन कमी होने पर रोगी को सेमी फाउल पोजीशन में देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा है कि रोगी को SpO2 स्तर चेक करेंगे, ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन, व इसका चार्ट भी बनाएंगे कि कब कितना है, ठीक है। रोगी को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। रोगी में साइनोसिस यानी देह नीलता होने पर होठ, जीभ, नाखून व त्वचा को चेक करना चाहिए कि ऑक्सीजन कम होगा तो इन सभी समस्या से कैसे निपटा जाएगा। तो देख लीजिए ऑक्सीजन कम होने पर क्या क्या करते हैं, पता चल गया ना। तीसरा देखिए, कार्डियक आउटपुट कम होना। पेशेंट का जो हार्ट का जो रिजल्ट है, हार्ट काम करना अगर रिजल्ट कम दे देगा आउटपुट, तो उसके लिए क्या करेंगे, रोगी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हार्ट का समस्या है, हार्ट फेलियर है, तो पेशेंट में हार्ट फेल होगा तो क्या होगा, हार्ट आउटपुट यानी हार्ट का जो काम है वो कम हो जाएगा, यानी आउटपुट उसका कम आ जाएगा। तो कम होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो रोगी में कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए पैर की तरफ से शरीर को ऊँचा उठाना चाहिए ताकि वेनस रिटर्न बढ़ जाए, वो कार्डियक आउटपुट का स्तर बढ़ जाए। देखिए, जब आपको लगे कि किसी पेशेंट में जो है हार्ट फेल करने का सिचुएशन है, तो उस कंडीशन में अगर कार्डियक आउटपुट कम जाए, हार्ट अपना काम करना धीरे धीरे कम करे, तो आपको क्या करना चाहिए, पेशेंट को लिटा दें। लिटाने के बाद जो है पेशेंट का पैर के साइड से पैर को ऊंचा उठाएं ताकि जो पैर के साइड से जो वेनस रिटर्न है वह ब्लड के फोर्स हार्ट की तरफ मारे ज़्यादा, जिससे ब्लड को सप्लाई ज़्यादा मिले, ठीक है। ये चीज़ें हो गया कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने के लिए कहना चाहिए, अगर सूजन हो तो कम कहेंगे, ठीक है। चौथा है सूजन को घटाना। अब चूंकि इसमें पेशेंट को सूजन हो जाता है हार्ट फेलियर में, तो सूजन को घटाने के लिए क्या करेंगे, क्या प्रबंध करेंगे, देख लीजिए। रोगी को डायूरेटिक थेरेपी देंगे, यानी डायूरेटिक थेरेपी देंगे। डायूरेटिक में जो जो दवाइयाँ हैं, फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, मेनिनटोल, समझ गए। रोगी को भोजन में नमक पानी का मात्रा कम कर देनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही बॉडी में तरल बढ़े, सूजन हो जाए, तो पेशेंट को तरल भी कम कर देंगे और नमक भी कम कर देंगे, ठीक है। इनटेक आउटपुट चार्ट बनाएंगे, मीन्स पेशेंट कितना पानी ले रहा है या कितना तरल ले रहा है, उसके बॉडी से कितना तरल निकल रहा है, इसका जो है इनटेक आउटपुट का चार्ट बनाएंगे, समझ गए। आगे है चार्ट में नियत समय पर प्रविष्टि दर्ज करनी चाहिए, समझ गए। चार्ट में समय समय पर जो है डाटा को फिल करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए। पांचवा पॉइंट है रोगी का व्यतीत होना। अब कोई भी गंभीर समस्या है तो ये जाहिर सी बात है कि पेशेंट परेशान हो ही जाएगा, व्यथित हो ही जाएगा। तो मरीज अगर परेशान हो जाएगा तो उसके लिए भी आपको ही प्रबंध करना है। तो पांचवा पॉइंट है कि रोगी को व्यथित होना, और व्यथित होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रबंध करेंगे एज ए नर्स, देख लीजिए। रोगी के साथ नर्स को विश्वासपूर्ण नर्स रोगी संबंध बनाने चाहिए। सबसे पहले रोगी के साथ नर्स को विश्वासपूर्ण नर्स पेशेंट रिलेशन को स्थापित करना चाहिए, पहला पॉइंट। रोगी को सभी चिंताओं समस्याओं को धैर्यपूर्वक शांति से उत्तर देना चाहिए, ओके।
रोगी में व्याप्त मृत्यु के भय को दूर करना चाहिए, क्योंकि धैर्य से समस्या से व्यक्ति को जो है चिंता से समस्या से व्यक्ति व्यतीत हो जाता है, परेशान हो जाता है। व्यक्ति में डर इस बात का रहता है कि कहीं हम मृत्यु को नहीं हो जाए। तो इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए, जिससे पेशेंट जो है अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, व्यथित कम हो। समझ गए। वार्ड में रोगी से कम लोग मिले, इसका ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा मरीज़ मिलेगा उतना ज़्यादा मरीज़ को टेंशन होगा, सबका चिंता होगा। समझ गए। रोगी व उसके परिजनों को रोग के बारे में व उसके उपचार व स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए। और कोई भी अगर रोगी हार्ट फेल्यूर का है तो उसको परिजन को सबको स्वास्थ्य शिक्षा बताना चाहिए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। और सबको ये चीज़ें बताना चाहिए कि पेशेंट इस कंडीशन का है, इसका कोई मतलब समय नहीं है कि कब तक है कब तक नहीं है, तो इस चीज़ों को बताना चाहिए। तो ये हो गया, हम व्यथित होने से बचाने के लिए कुछ मैनेजमेंट करते हैं। ओके, आखिरी पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया जटिलताओं की संभावना। अब चूंकि हार्ट फेल्यूर है तो इसमें तरह तरह के जटिलता कॉम्प्लिकेशन आ सकता है पेशेंट के अंदर। तो जटिलता की संभावना होने पर भी हम क्या प्रबंध करेंगे, यह भी एक पॉइंट बन सकता है किसी भी बीमारी के लिए। समझ गए। तो एज ए नर्स जटिलता होने पर क्या क्या करेंगे, तो रोगी के वाइटल साइन नियमित समय पर मापना चाहिए, जैसे रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति, ये सब जो है नापते रहना चाहिए, ठीक है। आगे है कार्डियक मॉनिटर से रोगी के वाइटल साइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती रहना चाहिए। जो मॉनिटर लगा होता है ना, उसको लगातार जो है आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, वाइटल साइन कब कितना आ रहा है, ठीक है। सभी आपातकालीन दवाइयाँ व सामान रोगी के बिस्तर के पास रखे होना चाहिए, ताकि जैसे ही कुछ हो पेशेंट के अंदर तुरंत दवाइयाँ तुरंत सब चीज़ दिया जाए। रोगी को अन्य रोगों की दवाइयाँ सही समय और निरंतर रूप से देना चाहिए। अगर रोगी को अन्य दवाइयाँ भी चल रहा है तो अन्य दवाइयाँ भी निरंतर रूप से देना चाहिए, ताकि अन्य जटिलता भी हावी न हो। किसी भी जटिलता की स्थिति में डॉक्टर को तुरंत सूचित करें। अब जटिलता के जैसे ही संभावना हो तुरंत डॉक्टर को सूचित कर देना चाहिए, नर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस प्रकार से आप लोग 6 पॉइंट जो देखे हैं, और इस 6 पॉइंट को हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे, यह आपके नर्सिंग मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है। और सीधा लाइन बाय लाइन अगर लिखिएगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव यह 6 पॉइंट और इसके अलग अलग तरीके से मैंने बताया कि कैसे कैसे करेंगे। तो अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आप मैनेजमेंट लिखिएगा, पॉइंट बनाइएगा। पॉइंट कहाँ से बनाइएगा, तो पॉइंट समस्या से, लक्षण से उठाइएगा कि क्या क्या लक्षण होगा, उस लक्षण में से मेन 4-5 पॉइंट को उठाइएगा और उसका सोल्यूशन यहाँ पे प्रबंध में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। यही प्रबंध हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं। देखिए यह इतना बड़ा था कि आपको 30 मिनट ले लिया यह एक क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह क्वेश्चन बड़ा है, अच्छा है आपके एग्जाम के लिए भी और यहाँ भी। तो मैंने आपको समझा दिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।